नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। जो हमने चैप्टर शुरू किया था आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि कोशिका, तो उसमें आज हम करेंगे आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, है ना। जितना आपका कंटेंट जरूरी है उतना ही आपका क्या है, आपके पीवाईक्यूज यानी कि सवाल आपके जरूरी हैं आपके, है ना। चलिए, तो आज का हमारा पहला सवाल है, वो क्या है, द पावर हाउस, द पावर सोर्स ऑफ द सेल यानी कि कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है सेल वॉल, ऑप्शन बी हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी हमारे पास में राइबोसोम्स एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, न्यूक्लियस। तो बताइए क्या होता है आपका पावर सोर्स ऑफ द सेल। तो वो होता है बेटा जी आपका क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है आपका, तो वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है आपका, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल हमारा वो क्या है, वो हमारा है व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल यानी कि जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या होती है। बताइए जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या होती है। बताइए, तो वो होती है आपकी क्या बेटा जी, तो वो होती है आपकी सेल यानी कि कोशिका आपकी। सेल क्या है आपका, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है आपकी, तो वो है आपकी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई किसकी, जीवन की। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, सिंपल सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी एंजाइम इन इट्स सेल यानी कि ऐसी कौन सी कोशिका होगी जिसके पास कोई भी एंजाइम नहीं होगा। बताइए क्या नहीं है, नॉट हैव एनी एंजाइम, उसके पास कोई भी एंजाइम नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो ये आपको बताना है ना। तो हमारे पास ऑप्शन ए है लाइकन, ऑप्शन बी हमारे पास में वायरस यानी कि जीवाणु आपका, ऑप्शन सी हमारे पास में बैक्टीरिया यानी कि आपका जीवाणु, ऑप्शन डी हमारे पास में एल्गी यानी कि आपका शैवाल। बताइए क्या होगा आपका, तो इसका होगा आपका वायरस यानी कि विषाणु, जिसके पास क्या होती है क्या जी, जिसके पास कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बाकी जो आपके लाइकेंस, आपके बैक्टीरिया एंड आपको जो एल्गी है यानी कि लाइकन, जीवाणु और जो शैवाल आपका है, इसके बारे में आपको जो क्लास हुई थी उसमें हमने काफी डिटेल में आपको समझा चुके हैं, है ना। तो आप अब हमसे ये उम्मीद ना करें कि इस टाइम भी हम आपको मतलब वो चीज सब डिटेल में समझाएंगे, है ना। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप क्या करेंगे, जो इससे पहले जो क्लासेस हुई हैं आपकी कोशिका की, सेल की, तो वो आप जाके वहां पे जाके आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द सब्सटेंस फाउंड इन मोर देन 80% ऑफ द सेल यानी कि 80%, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। बताइए क्या वह प्रोटीन होता है, क्या वह फैट होता है, क्या वह मिनरल यानी कि खनिज होते हैं आपके, या वह पानी होता है, वाटर होता है आपका। बताइए क्या होता है आपका, आपका 80% क्या होता है बताइए सेल के अंदर, तो वो होता है आपका वाटर। क्या होता है बेटा जी, तो वह होता है आपका जल होता है। किसी भी कोशिका में सबसे ज्यादा जो नंबर पाया जाएगा वो क्या पाया जाएगा आपका, तो वो होगा आपका वाटर, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज फाउंड इन द सेल्स ऑफ द बोथ मैंगो प्लांट एंड मंकी। तो आपको बताना है कि जो आपका मंकी होता है, मतलब जो आपका मंकी होता है बंदर, उसमें और मैंगो प्लांट में कौन सी चीज आपकी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सॉरी, आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। बताइए, वो ऑप्शन ए है क्लोरोप्लास्ट यानी कि क्लोरोप्लास्ट है आपका, ये कहा देखने को मिलता है आपको, ये देखने को मिलता है आपको प्लांट्स में, है ना। उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन बी है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल भी कहाँ मिलता है आपको, तो वो भी मिलता है आपको प्लांट्स में देखने को मिलता है। सेल वॉल, जो आपकी कोशिका भित्ति होती है वो कहाँ देखने को मिलती है, तो वो भी देखने को मिलती है आपको सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर देखने को हमारी मिलती है ना, प्लांट सेल, है ना। और जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है क्या बेटा जी, सेल मेम्ब्रेन, ये आपको प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में देखने को दोनों में मिलते हैं, यानी कि जो आपकी पादप कोशिका होती है उसमें भी
और जो आपकी जंतु कोशिकाएं होती हैं उसमें भी आपको देखने को मिलता है। जैसे आपको पता है कि मैंगो मैंगो प्लांट है, वो क्या आपका एक पौधा है, और मंकी क्या है आपका एक ह्यूमन है, यानी कि ये आपका जंतु हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका पादप हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट परमानेंट टिश्यू इज करेक्ट। तो आपको बताना है कि परमानेंट टिश्यू के हिसाब से कौन सा आपका सही होगा, है ना। क्या होगा आपका, कौन सा आपका करेक्ट होगा। स्थायी, क्या चाहिए बेटा जी बताइए, स्थायी ऊतकों के बारे में कौन सा कथन आपका क्या है सही है, ये आपको बताना है। हमारे पास ऑप्शन ए है, क्या है बेटा जी, ऑप्शन ए हमारे पास में, दे आर कैपेबल ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, यानी कि ये कैसे होते हैं, ये आपका रैपिड सेल डिवीजन कर पाते हैं, यानी कि वे तेजी से कोश का विभाजन करने में कैसे सक्षम है। तो ये तो मतलब साफ साफ क्या हो गया आपका गलत हो गया, क्योंकि ये काम किसका होता है, ये होता है आपका जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनका काम होता है ना। ऑप्शन बी हमारे पास में है, दे आर फाउंड ओनली इन यंग प्लांट्स, यानी कि ये केवल युवा पौधों पाए जाते हैं, ऐसा भी नहीं है ना। ये यंग के साथ में जैसे जैसे आपका प्लांट बूढ़ा होता जाता है उसमें आपको देखने को मिलते हैं आपके क्या चीज, आपके परमानेंट टिश्यू आपके, है ना। तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका गलत ऑप्शन हो गया, है ना। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन सी है, क्या है बेटा जी देखिए, दे लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड, यानी कि ये विभाजित करने की क्षमता को खो देते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो आपके परमानेंट टिश्यू होते हैं, अब वो परमानेंट क्यों हुए, सिंपल सी बात है, क्यों हुए, इसीलिए हुए हैं कि उनके पास जो विभाजन की क्षमता है वो खो बैठे हैं, है ना। इसीलिए वो शांति से फिर बैठ जाते हैं घर में, है ना, कि अब तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है हमारी जॉब होगी कि नहीं होगी। चलिए, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल क्या हमारा सिंपल सा है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर क्लियरली शो द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो आपको बताना है कि पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है, यानी कि क्या देख के आप ये बता सकते हैं कि ये आपका प्लांट सेल है और ये आपका एनिमल सेल है ना। बताइए, तो किसको देख के आप बता पाएंगे, तो वो देखेंगे आप क्या चीज, सेल वॉल, जो आपके कोशिका भित्ति होती है, उसको देखकर आप ये बात बता सकते हैं कि ये आपका प्लांट सेल है, और यानी कि आपका पादप कोशिका है और ये आपकी जंतु कोशिका है ना। कुल मिला के जो सेल वॉल होती है वो कहाँ मिलती है आपको, तो वो देखने मिलती है आपको प्लांट सेल के अंदर। कहाँ मिलती है आपको देखने को, तो वो मिलती है आपको प्लांट सेल के अंदर आपको देखने को मिलती है। एनिमल सेल में ये आपका नहीं पाया जाता है। एनिमल सेल में जो आपका सेल वॉल होती है वो कैसी होती है बेटा जी बताइए, तो वो होती है एब्सेंट, है ना। याद रहेगा, कोई दिक्कत आपको। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है, सिंपल सा है, देखिए। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, आपका सवाल है आपका, हु डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइबिंग लिविंग सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। किसने बताया था और किसने मतलब डिस्क्राइब किया था, समझाया था कि जो पहली कोशिका है वो कैसी है आपकी, यानी कि जीवित कोशिका की खोज और वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था। बताइए किसने किया था बेटा जी, तो बताइए बताइए किसने किया था वो, तो वो किया था आपका एंटोनी वॉन लीवक हॉक्सन ने किया था। किसने किया था, तो वो किया था आपके एंटोन वॉन लीवन हॉक्सन ने किया था आपका, है ना कि, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना, एंटोनी वॉन लीवन हॉक। ओके क्लास, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या है आपका सिंपल सा, देखिए, जर्मन बॉटनिस्ट कौन है हमारे, ये आपके हैं जर्मन बॉटनिस्ट आपके हैं, है ना। ओके, एग्जामाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा मतलब लार्ज जितने मतलब प्लांट्स हैं, मतलब उनको इन्होंने मतलब स्टडी किया। किस पे किया उन्होंने, तो उन्होंने मतलब प्लांट्स पर स्टडी किया आपका, एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल विच फॉर्म टिश्यू ऑफ प्लांट्स, यानी कि इन्होंने देखा कि मतलब जो आपके प्लांट्स होते हैं उनके पास अलग अलग प्रकार की आपके हैं कोशिकाएं पाई जाती हैं, और कोशिकाओं मिलकर आगे क्या बनाते हैं आपके, आगे आपके क्या बनाते हैं टिश्यू बनाते हैं, यानी कि आपके आगे जाकर
ऊतक बनाते हैं आपके, है ना। तो ये किसने देखा था, तो ये आपको बताना है। यानी कि जर्मन वनस्पति शास्त्री ने बड़ी संख्या में पौधों की जांच की और पाया कि सभी पौधे विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं जो पौधे के ऊतक बनाते हैं, है ना। तो आपको बताना कि ये बात किसने बताई थी। हमारे पास ऑप्शन ए है एंटोनी वॉन लीवनहॉक, ऑप्शन बी हमारे पास में मैथियस सेल्डन, ऑप्शन सी हमारे पास में थियोडोर स्वान एंड ऑप्शन डी हमारे पास में रुडोल्फ वर्चू। क्या है आपका, रुडोल्फ वर्चू। तो आपको बताना है इसका क्या आंसर होगा, बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका क्या चाहिए बेटा जी, तो इसका आपका आंसर होगा मैथियस सेल्डन। क्या होगा आपका, तो इसका आंसर होगा आपका मैथियस सेल्डन, इसका आंसर आपका हो जाएगा। आपको बताया था हमने जब हम आपको क्वांटिटी पढ़ा रहे थे उस टाइम पे कि जो आपका मैथियस सेल्जन है आपके, वो कौन है आपको बताइए। तो वो है आपके जर्मन बॉटनिस्ट। कौन है बेटा जी, तो वो है आपके जर्मन बॉटनिस्ट हैं। और उन्होंने कब काम किया था, उन्होंने किया था आपका कब बेटा जी, तो वो किया था आपका 1838 में उन्होंने काम किया था किस पर, प्लांट सेल पर, है ना। सॉरी। और उसके बाद में जो आपके सेल्जन, आपका सेल्जन सर एंड आपके स्वान सर, दोनों ने मिलकर मतलब कॉन्सेप्ट दिया था। वो क्या था, तो वो था आपका कौन सा बेटा जी बताइए, ये आपकी सेल की थ्योरी, है ना। और किस प्रकार से आपकी सेल वॉल काम करते हैं ये भी उन्होंने मतलब बताया था आपका, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा सिंपल सा है, देखिए क्या है सवाल हमारा। तो सवाल हमारा है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक करेक्टर ऑफ, जो सेल वॉल होती है आपकी वो किसमें पाई जाती है और ये आपका किसका एक यूनिक करेक्टर आपका है ना। कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति किसका विशेष गुण है, बताइए। क्या वह प्लांट का है, बिल्कुल है। एनिमल का, बिल्कुल नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, है ना। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल हमारा है कि रुडोल्फ वर्चू एक्सप्लेन ओमनी सेलुलाई इस सेलुला, किस साल में इन्होंने मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था। कि रुडोल्फ वर्चू ने ओमनी सेलुलाई इस सेलुला किस वर्ष में दिया था, बताइए। तो वो दिया था आपका कब बेटा जी बताइए। तो वो दिया था आपका 1855 में, यानी कि 1855 में। कब दिया था, तो वो दिया था उन्होंने 1855 में। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका सिद्धांत के अनुसार क्या आपका सही होगा। हमारे पास ऑप्शन ए है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, यानी कि सभी जीवित जीव सभी जीवित जीव कोशिकाओं और कोशिका उत्पादों से बने होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये क्या आपका, ये आपका सेल थ्योरी मतलब कोशिका सिद्धांत के अनुसार है, बिल्कुल है। ऑप्शन बी हमारे पास में ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं, बिल्कुल सही बात है। जो आपकी कोशिकाएं होती हैं वो पहले से मतलब जो कोशिकाएं होती हैं उनसे आपकी बनी हुई होती हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी हमारे पास में ओमनियस सेलुलाई इस सेलुला, है ना। ओमनी सेलुलाई इस सेलुला, प्रत्येक कोश का सेलुलर है। इसका जो ऑप्शन है मतलब वो आपका गलत है। इसका मतलब क्या होगा आपका, तो जो आपका आपका दिया हुआ था ना, क्या दिया था आपका, जो आपके रुडोल्फ वर्चू सर थे उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था आपका ओमनियस ओमनिस सेलुला ए सेलुला, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी में, है ना बेटा जी। चलिए, और ये किसने दिया था आपका बताइए। तो ये दिया था आपके रुडोल्फ वर्चुसन ने दिया था। किसने दिया था आपका बताइए। तो ये दिया था आपके रुडोल्फ रुडोल्फ वर्चुसन ने दिया था आपका, है ना। क्या दिया था, रुडोल्फ वर्चुसन ने ये चीज दी थी आपकी।
और कब दिया था? तो वो दिया था 1855 में, 1855 में, है ना। तो ये तीनों क्या है आपके सेल थ्योरी के अनुसार है आपकी। तो क्या हो जाएगा आपका? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन आपका है, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय ऑल एक्सेप्ट, मतलब कि कोश सिद्धांत सभी ने दिया सिवाय किसको छोड़कर आपका कोश सिद्धांत दिया था? देखिए सीलियन स्वान ने दिया था, सीलियन स्वान ने आपकी सेल थ्योरी दी थी, लेकिन जो रुडोल्फ वर्च्यू सर थे उन्होंने सेल थ्योरी नहीं दी थी। उन्होंने मतलब बताया था कि किस प्रकार से आपका मतलब जो नया सेल है आपका वो बनता है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? तो इसका हो जाएगा रुडोल्फ वर्च्यू सर जो थे उन्होंने सेल थ्योरी आपकी नहीं दी थी, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास में सिंपल सा है, मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इज, कोशिकीय गतिविधियों का मुख्य क्षेत्र है आपका, बताइए क्या होगा आपका? जो गतिविधियां होती है वो कहाँ पर होती हैं? अब मान लीजिए आपका ये आपका घर है, आपका क्या है बेटा जी? आपका घर है और आपका एक बच्चा है ना। तो वो कहाँ खेलेगा? अब जाहिर सी बात है, मतलब वो कहाँ पर खेलेगा? वो घर के अंदर ही खेलेगा, है ना। कहाँ खेलेगा आपका? तो वो घर के अंदर ही खेलेगा आपका, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? अब उसके पास उसका घर क्या है आपका? साइटोप्लाज्म है ना। तो कहाँ पर होगी बातचीत? तो वो होगी आपकी साइटोप्लाज्म होगी आपकी, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास में सिंपल सा है कि यूकैरियोटिक सेल्स हैविंग ऑर्गेनेल्स विद डबल मेम्ब्रेन इज, तो आपको बताना है कि इनमें से आपका कौन सा आपका डबल मेम्ब्रेन का क्या है एग्जाम्पल आपका है। और किसमें? यूकैरियोट्स में यूकैरियोटिक कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली वाले अंग होते हैं आपको, ये आपको बताना है। क्या वह गोल्गी कॉम्प्लेक्स होते हैं? क्या वह लाइसोसोम्स होते हैं आपके? या वह माइक्रोबॉडीज होती हैं? क्या होती हैं आपके? ये तीनों आपके नहीं होते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? आपको हो जाएगा नन ऑफ दिस एबव। तो ऑप्शन में डी आपका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। जबकि आप ये जानते हो कि जो आपका डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बताइए। तो एक तो आपका होता है, क्या होता है आपका? एक होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया होता है एक आपका, है ना। और एक होता है आपका, क्या होता है बताइए? तो एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है बेटा जी? तो एक होता है आपका है क्लोरोप्लास्ट होता है आपका एक, है ना। तो ये सब क्या हैं आपके? ये आपके हैं क्या? डबल मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आपके आते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या हमारे पास में सिंपल सा है, डैश इज स्मॉलेस्ट सेल फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से सबसे छोटा आपका कोशिका कौन सी होगी? निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका आपकी है, बताइए कौन सी है आपकी? बताइए बताइए। तो वो है आपकी माइकोप्लाज्मा। क्या है? कौन सी बेटा जी बताइए? तो वह होगी आपकी माइकोप्लाज्मा, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, बताइए कौन सी होती है आपकी सबसे लंबी कोशिका आपकी? तो वो होती है आपकी कौन सी? तो वो होती है आपकी नर्व सेल। कौन सी होती है आपकी? तो वह होती है आपकी तंत्रिका कोशिका आपकी होती है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है बेटा जी? देखिए सिंपल सा है आपका। क्या है आपका? प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है या कौन सा आपका नहीं है, कि इनमें से आपका कौन सा प्रोकैरियोटिक नहीं है। हमारे पास ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी हमारे पास में ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑप्शन सी हमारे पास में पैरामीशियम। तो देखिए प्रोकैरियोट के अंदर आपके आते हैं बैक्टीरिया आते हैं, है ना। क्या आते हैं आपके?
बैक्टीरिया से आते हैं। और ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब किसमें आती है, वो भी एक प्रकार की आपके मोनेरा के अंदर आपका आता है ना। तो ये सब क्या है आपके, ये सब आते हैं आपके मोनेरा के अंदर। किसके अंदर आते हैं, तो ये आपके आते हैं मोनेरा के अंदर आपके आते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपके जो दोनों हो जाएंगे मतलब बैक्टीरिया एंड आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स। और जो पैरामीशियम आपका है वो क्या है आपका, तो वो हो जाएगा आपका क्या बेटा जी, तो वो हो जाएगा आपका यूकैरियोटिक सेल, है ना। तो क्या हो गया आपका, तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आपका हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या बोल रहा है, देखिए। सिलेक्ट द इनकरेक्ट अबाउट प्रोकैरियोट्स। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा आपका गलत है प्रोकैरियोट के हिसाब से, है ना, कि प्रोकैरियोट्स के हिसाब से इनमें से आपका कौन सा गलत कथन आपका है। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ अ शेप एंड फंक्शंस। क्या बोल रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का संगठन मूल रूप से समान है, बिल्कुल, भले ही प्रोकैरियोट्स विभिन्न प्रकार के आकार प्रदर्शित करते हो। यानी कि जो प्रोकैरियोट्स आपके होते हैं उनके पास भिन्न भिन्न प्रकार के आकार होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, फंडामेंटली वो मतलब एक सिमिलर टाइप की चीजें शो करते हैं, है ना। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी हमारे पास में, प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडेड सेल मेम्ब्रेन। यानी कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास कोशिका झिल्ली होती है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी हमारे पास में, द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग सेल इन साइटोप्लाज्म। यानी कि कोशिका को भरने वाला द्रव्य मैट्रिक्स कोशिका द्रव्य है, बिल्कुल सही बात है। जो कोशिका द्रव्य होता है उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स, है ना। तो ये भी क्या आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन है आपका। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस एबव। और जो आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और जो सी आपके हैं वो प्रोकैरियोट के हिसाब से कैसे हैं, बिल्कुल ही सत्य हैं और सही हैं आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है बेटा जी, सिंपल सा है, देखिए कि जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड इन। तो आपको बताना है कि किसमें आपका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, नंगा होता है। अनुवांशिक सामग्री नग्न है, बताइए किसमें होती है आपकी, तो वो होती है आपकी किसमें, तो वो होती है आपकी माइकोप्लाज्मा में। किसमें होता है बेटा जी, तो वो होता है आपका माइकोप्लाज्मा में। इसमें देखने को मिलता है आपका ऐसा, तो वो देखने को मिलता है आपका माइकोप्लाज्मा में, है ना। तो क्या हो गया आपका, इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आपका हो गया है। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल हमारा है सिंपल सा, क्या है देखिए। स्मॉल सर्कुलर डीएनए, आपका मतलब छोटा सा सर्कुलर मतलब गोलाकार का डीएनए आपके पास में, आउटसाइड जीनोमिक डीएनए मतलब जीनोम के बाहर डीएनए इज करेक्टराइज्ड सीन इन। तो ऐसा आपको कहाँ देखने को मिलता है कि जीनोमिक डीएनए के बाहर छोटा सा गोलाकार डीएनए विशेष रूप से देखा जाता है। पहले तो आप ये बताइए उसे बोलते क्या है, उसे बोलते हैं हमें प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड बोलते हैं। और कहाँ देखने को मिलता है वो, तो देखने को मिलता है आपका बिल्कुल एग्ली में, बिल्कुल मिलता है देखने को, साना बैक्टीरिया में देखने को मिलता है आपका, बैक्टीरिया में देखने को आपको मिलता है। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस एबव। क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, है ना। आगे देखिए। अगला सवाल हमारा क्या है, सिंपल सा है। क्या बोल रहा है सवाल हमारा, सवाल बोल रहा हमारा है कि प्रोकैरियोट्स हैव और प्रोकैरियोट्स हैव अ फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स। क्या बोल रहा है कि प्रोकैरियोट्स में निम्नलिखित कोशिकांग होते हैं। तो कौन कौन से आपकी चीजें होती हैं किसमें आपके, बताइए प्रोकैरियोट्स के अंदर। तुम्हारे पास ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी हमारे पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी हमारे पास में राइबोसोम्स एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है आपका ऑल ऑफ दिस एबव। तो बताइए क्या होगा आपका इसका आंसर, तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राइबोस। अब क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं किसमें आपके प्रोकैरियोट्स में, है ना।
तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है, सिंपल सा है कि म्यूजियोसोम्स इज डिफरेंशिएट फ्रॉम, जो आपका म्यूजियोसोम्स होता है किससे मतलब अलग हो जाता है, बताइए। देखिए जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है आपकी, बताया था हमने आपको इस प्रकार की होती है, और उसमें जो आपकी सेल मेम्ब्रेन अंदर में ढक जाती थोड़ी सी, तो उसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसे, बोलते हैं हमें म्यूजियोसोम्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, हम बोलते हैं आपका म्यूजियोसोम्स बोलते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेल मेम्ब्रेन, क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेल मेम्ब्रेन, यानी कि आपकी कोशिका झिल्ली। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंपल सा है, देखिए आफ्टर मोस्ट लेयर ऑफ सेल एनवेलप, यानी कि कोशिका आवरण की सबसे भारी परत क्या होती है, बताइए। आपको बताया थे ग्लाइकोकैलेक्स, सेल वॉल एंड आपका सेल मेम्ब्रेन, है ना। सबसे बार कौन सी होती है आपकी, तो वो होती है आपकी सेल, कौन सी होती है आपकी, तो वो होती है आपकी ग्लाइकोकैलेक्स, कौन सी होती है बेटा जी, तो वह होती है आपकी ग्लाइकोकैलेक्स, आपकी सबसे बाहर की कोशिका की, कोशिका की क्या होती है, परत होती है आपकी, है ना। उसके बाद आती है आपकी सेल वॉल, और उसके बाद क्या आती है आपकी, तो वो है आपकी आती है सेल मेम्ब्रेन, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास में, सिंपल सा है, देखिए तो सवाल है हमारा क्या है, सिंपल सा कि ग्राम स्कैनिंग इन बैक्टीरिया, ग्राम स्कैनिंग इन बैक्टीरिया डिफर इन प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक ड्यू टू, जो आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरियास होते हैं उनमें हम मतलब ऐसे क्या चीज पाई जाती है, इसमें मतलब वो चीज वो वहां से अलग करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया में ग्राम अभिरंजन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में भिन्न होता है, क्योंकि जो उसकी सेल इन्वेलप होता है वो मतलब अलग प्रकार का होता है ना। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है आपका करेक्ट आंसर है, कोश का आवरण में क्या होता है, अंतर पाया जाता है, इसलिए मतलब वहां पे चीजें मतलब आपको देखने को मिल जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या है, देखिए कि ग्लाइकोकैलेक्स इन बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया में जो ग्लाइकोकैलेक्स होती है उसका काम क्या होता है ये आपको बताना है। हमारे पास ऑप्शन ए है, क्या है आपका डिफर इन कंपोजिशन अमंग बैक्टीरिया, कैसा होता है बैक्टीरिया के बीच संरचना में कैसे होती है, भिन्नता देखने में मिलती है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी हमारे पास में है डिफर इन थिकनेस अमंग बैक्टीरिया, क्या होती है बैक्टीरिया के बीच मोटाई भी क्या उसकी भिन्नता होती है, अलग अलग बैक्टीरिया में क्या होता है अलग अलग मतलब उसकी थिकनेस होती है ना। ऑप्शन सी हमारे पास में है सेम कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया में समान संरचना और मोटाई होती है, तो सेम सेम नहीं होता, कैसा होता है अलग अलग होता है, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी आपके क्या है करेक्ट ऑप्शन आपके है ना। तो क्या हो गया आपका, इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सिंपल सा है, क्या है देखिए कि लूज सीथ इन ग्लाइकोकैलेक्स इज, जो आपके ग्लाइकोकैलेक्स की में जो गीला आवरण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बताइए 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 क्या बोलते हैं उसे हम, तो उसे हम बोलते हैं स्लाइम लेयर, क्या बोलते हैं बच्चा जी, उसे हम बोलते हैं स्लाइम लेयर, है ना। इसका ऑप्शन जो है वो गलत है आपका, आप इसको इंग्लिश में पढ़िएगा, है ना। तो क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं स्लाइम लेयर, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंपल सा देखिए कि मेसोसोम्स हेल्प इन फंक्शंस, जो आपका मेसोसोम्स होता है आपका वो किसमें आपकी हेल्प करता है, ये आपको बताना है ना। किसमें करता है, हमारे पास ऑप्शन ए है सेल वॉल फॉर्मेशन, बिल्कुल करता है, आपको मेसोसोम्स जो होता है वो आपका सेल वॉल फॉर्मेशन में क्या करता है आपकी हेल्प करता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी हमारे पास में डीएनए रेप्लिकेशन, बिल्कुल। ऑप्शन सी हमारे पास में डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, यानी कि संतति कोशिकाओं में क्या होता है डीएनए का वितरण करना, तो ये भी आपका मेसोसोम्स का क्या है आपका फंक्शन है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि आपका ऑल ऑफ दिस एबव, उपयुक्त में से सभी, है ना। चलिए
आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या है कि म्यूजिसोम्स, ओके, म्यूजिसोम्स हेल्प इन, तो इसका भी क्या होगा आपका, इसका भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है सिंपल, जवाब दीजिए फटाफट कि क्रोमेटोफोर इज सीन इन, जो क्रोमेटोफोर होते हैं वो किसमें देखने को आपको मिलते हैं, बताइए किसमें देखने को मिलते हैं आपको क्रोमेटोफोर। तो वो मिलते हैं आपको साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं आपको। कहाँ देखने को मिलते हैं आपको बताइए, तो वो मिलते हैं आपको साइनोबैक्टीरिया के अंदर देखने को आपको मिलते हैं। कौन आपके, बताइए, क्रोमेटोफोर, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सिंपल सा कि एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल गेट हेल्प इन मोटिलिटी आर कॉइल, मतलब क्या है कि जो आपको सेल वॉल है वो थोड़ी सी मतलब बाहर की तरफ निकल गई और एक लंबा सा पतला सा मतलब चीज बना दी, जिससे मतलब जो कोशिका आपकी ये सेल है वो मतलब चलने फिरने में क्या उसे हेल्प करती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये आपका सवाल है। कोशिका भित्ति का विस्तार जो गतिशीलता में मदद करता है उसे हम क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं उसे हम, बताइए। तो उसे हम बोलते हैं फ्लैजेला। क्या बोलते हैं उसे, हम बोलते हैं फ्लैजेला बोलते हैं, है ना। और जो पिल्लाई यानी फिमरी होते हैं वो आपके मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते हैं। ये आपको लास्ट क्लास में हमने आपको ये चीज बताई हुई थी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल हमारा है क्या है कि elongation elongated tubular structure made up of special protein that don't play any role in motility। तो आपको बताना है कि लंबी नलिकाकार संरचना विशेष प्रोटीन में से बनी होती हैं और जो कि भूमिका, मतलब कि जो कि आपका गतिशीलता में कोई भूमिका नहीं निभाती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये आपका सवाल है, बताइए क्या बोलते हैं उसे हम, उसे हम बोलते हैं पिलाई, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या है सिंपल सा कि साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण का स्थल कहाँ पे है, जो प्रोटीन है वो कहाँ बनती, बताइए। तो वो बनती है आपकी राइबोसोम्स के अंदर बनती है। कहाँ बनती है आपकी, तो वो बनती है आपकी राइबोसोम्स के अंदर आपकी बनती है। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं। अगले सवाल का जवाब क्या होगा, बताइए। हमारे पास ऑप्शन है पॉलीसोम्स। जो पॉलीसोम है वो क्या होता है, बताइए। तो आपको बताया था कि ये आपकी एक लंबी संरचना होती है आपकी, है ना, किसी डीएनए की है। और इसमें आपके इस प्रकार से आपके यहाँ पर राइबोसोम्स आपके लगे हुए हैं, है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पॉलीसोम्स। क्या बोलते हैं, बताइए। तो इसे हम बोलते हैं पॉलीसोम बोलते हैं, यानी कि चेन पर क्या है, बहुत सारे आपके क्या है, राइबोसोम्स आपके लगे हुए हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चेन ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम की आपकी श्रृंखला, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है सिंपल सा, देखिए कि रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म इन फॉर्म ऑफ, प्रोकैरियोटिक कोशिका में आरक्षित पदार्थ कोशिका द्रव्य में किसके रूप में संग्रहित होते हैं, बताइए किसके रूप में, मतलब कि जो आपका रिजर्व मटेरियल होता है, फूड मटेरियल, वो मतलब किस प्रकार से आपका स्टोर होता है प्रोकैरियोट के अंदर। तो ये आपको बताना है। हमारे पास ऑप्शन ए है मिसोसोम्स, ऑप्शन बी हमारे पास में गोल्गी अपरेटस, ऑप्शन सी हमारे पास में इंक्लूजन बॉडीज, और ऑप्शन डी हमारे पास में वैक्यूल्स। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका इंक्लूजन बॉडीज आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि समावेशन निकाय। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो क्वेश्चन हमारा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको देखना है कि इनमें से आपको जो गलत स्टेटमेंट आपका क्या होगा।
ऑप्शन ए हमारे पास में इंक्लूजन बॉडीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम। जो अगर समावेशन निकाय होता है वो किसी भी झिल्ली प्रणाली से बंधे हुए नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई भी झिल्ली से बंधे हुए तो ये क्या आपका करेक्ट स्टेटमेंट आपका है। ऑप्शन बी हमारे पास में है कि गैस वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन प्रो फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया, यानी कि प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया में गैस रिक्तियां अनुपस्थित होती हैं। तो ये क्या आपका गलत स्टेटमेंट है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब जो जो आपके बैक्टीरियाज हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हों और उनमें गैस वैक्यूल्स ना पाया जाता हो, है ना। ऑप्शन सी हमारे पास में है, क्या है, देखिए कि राइबोसोम्स आर अबाउट 50 to 20 नैनोमीटर इन साइज। जो राइबोसोम्स हैं आपके वो लगभग आपके 15 से 20 नैनोमीटर के आकार के होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो जाएगा आपका कि जो आपका स्टेटमेंट बी वाला है वो कैसा आपका गलत है। तो इसलिए जो आप गलत है वो क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा और आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूजन बॉडीज एक्सेप्ट। किसको छोड़कर ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके किसके, इंक्लूजन बॉडीज के। निम्नलिखित में से समावेशन निकायों का एक उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स जो हैं आपके वो इसके एग्जाम्पल्स हैं किसके, आपके इंक्लूजन बॉडीज के आपके एग्जाम्पल्स हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, ये किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये आपके हैं इंक्लूजन बॉडीज के। तो जाएगा आपका नन ऑफ दिस अबव, है ना। ऑप्शन में डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास में सवाल है हमारा कि पेरिफेरल प्रोटीन ऑन सेल मेम्ब्रेन इज लाइक। जब कोशिका झिल्ली में जो परिधीय प्रोटीन होते हैं वो कहाँ पर स्थित होते हैं। भाई जाहिर सी बात, जो परिधीय हैं आपके तो वो कहाँ में देखने को मिलेंगे आपको, तो वो मिलेंगे आपको पेरिफेरी मिलेंगे। कहाँ देखने को मिलेंगे आपके सरफेस देखने को मिलेंगे आपके, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा आपका ए वाला। कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, वो देखने को मिलेंगे आपको सरफेस पर यानी कि सतह पर देखने को मिलेंगे कौन, आपके जो आपके पेरिफेरल प्रोटीन्स आपके होते हैं किसमें, आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर। चलिए अगला सवाल क्या हमारा सिंपल सा अगला क्वेश्चन हमारा है कि फ्लूइड मोजेक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय। द्रव्य मोजेक मॉडल जो है मतलब वो किसने प्रस्तावित किया था बताइए। तो वो किया था आपका सेल्डन एंड स्वानसन ने किया था। किसने किया था बताइए। तो वो किया था आपका सेल्डन एंड स्वानसन ने किया था। सॉरी किससे किया था, तो वो किया था आपका सिंगर एंड निकोलसन ने किया था, है ना। क्या चाहिए आपका फ्लूइड मोजेक मॉडल आपका किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने आपका दिया था, है ना। और कब दिया था बताइए। तो वो दिया था उन्होंने 1972 में। कब दिया था बताइए। तो वो दिया था आपका 1972 में दिया था उन्होंने, ठीक है ना। चले आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज इंपॉर्टेंट टू कैरी आउट फंक्शंस लाइक। जो आपके झिल्ली की तरह प्रकृति निम्नलिखित कार्य के करने के लिए महत्वपूर्ण होती है बताइए, बताना है आपको। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपका फ्लूइड नेचर होता है किसी एक मेम्ब्रेन का वो किस में हेल्प करता है आपका। हमारे पास ऑप्शन ए है सेल ग्रोथ, बिल्कुल सही बात है। कोशिका वृद्धि में करता है आपका, एंजियोसाइटोसिस इसे में करता है आपका, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। उपयुक्त में से सभी में क्या होती है आपकी फ्लूइड नेचर आप क्या करता है हेल्पफुल होता है आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है सिंपल सा कि molecules move across membrane without any requirement of energy।
कहने का मतलब ये है कि अणु बिना किसी ऊर्जा की आवश्यकता के झिल्ली के पार कर जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट या सिंपल डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको जरूरत पड़ती है किसकी? एटीपी की आपको आवश्यकता होती है आपको, है ना? या बोले तो ऊर्जा की आवश्यकता आपको होती है किसमें? आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बी एंड सी आपके क्या है? करेक्ट ऑप्शंस आपके हैं, है ना? चलिए आगे देखते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड। विसरण द्वारा जल की गति को क्या कहते हैं बताइए? तो उसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं उसे हम? तो उसे हम बोलते हैं हम ऑस्मोसिस बोलते हैं, है ना? तो क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना? क्या बोलते हैं उसे हम? तो उसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस बोलते हैं। चलिए अगला सवाल क्या हमारे पास में? सिंपल सा देखिए, सोडियम पोटेशियम पंप इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो अगर सोडियम पोटेशियम पंप है, परिवहन के किस प्रकार का उदाहरण देते हैं बताइए? तो वो देते हैं आपका किसका? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। किसका देते हैं बोलो? तो वो देते हैं आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। क्या देते हैं आपको? एग्जाम्पल देते हैं। कौन? आपके सोडियम पोटेशियम पंप आपके। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या है कि सेल वॉल इज, जो आपको कोशिका भित्ति होती है आपकी, वो किस प्रकार की होती है बताइए? तो वो होती है आपके रिजिड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। कैसा होता है? कठोर निर्जीव संरचना होती है। कौन सी? आपकी कोशिका भित्ति की। तो क्या हो जाएगा आपका? इसको हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रिजिड एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। कठोर निर्जीव संरचना होती है किसकी? आपकी कोशिका भित्ति की। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि एल्गी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। जो आपकी एल्गी है, उस जो आपकी शैवाल है, उसकी कोशिका किससे मिलकर बनती है? बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन में डी, यानी कि ग्लाइकोस, सेलुलोज, कैल्शियम कार्बोनेट। तीनों से मिलकर क्या होती है? आपकी जो शैवाल होता है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है, तीनों से मिलकर बनती है। तो क्या हो गया आपका? इसका हो गया आपका ऑप्शन में डी आपका करेक्ट आंसर आपका हो गया है ना? चलिए अगला सवाल हमारा क्या है? सिंपल सा, तो वो है आपका क्या बचा जी? सेलेक्ट सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। यानी कि पौधों की कोशिका भित्ति के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत आपका होगा। आपका ऑप्शन ए है सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल इज कॉल्ड प्राइमरी वॉल। जो युवा पादप कोशिका की कोशिका भित्ति को क्या बोलते हैं? प्राथमिक भित्ति बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी हमारे पास में कि प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। बिल्कुल, जो प्राथमिक भित्ति होती है वो सक्षम होती है किसमें? वृद्धि में होती है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी हमारे पास में सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म ऑन आउटर साइड। द्वितीय दीवार जो है बाहरी तरफ बनती है। बिल्कुल नहीं, कहाँ बनती है? तो वो बनती है इनसाइड, अंदर की तरफ। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना? अगला सवाल हमारा क्या है? देखिए कि मिडिल लैमेला इस लेयर मेनली ऑफ। जो आपका मिडिल लैमेला होता है वो कहाँ पर आपको देखने मिलता है? मध्य पटलिका जो होती है, मुक्तक किसकी परत होती है ये आपको बताना है। किसकी बनी हुई होती है? तो वो बनी हुई होती है आपकी कैल्शियम पैक्टेट की। किससे मिलकर बनती है वो? तो वो बनती है आपकी कैल्शियम पैक्टेट से मिलकर आपकी बनती है ना? कौन? आपका मिडिल लैमेला। जो मिडिल लैमेला होता है आपका वो किससे मिलकर बनता है? तो वह बनता है आपका किससे बेटा जी? तो वह बनता है आपका कैल्शियम पैक्टेट से मिलकर आपका बनता है ना? अगला सवाल हमारा है कि दिस स्ट्रक्चर कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। यानी कि यह संरचना पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य से जोड़ती है। तो कौन जोड़ता बताना है आपको। तो वो जोड़ता है आपका प्लाज्मोडेस्माटा। कौन जोड़ता है आपका? तो वो जोड़ता है आपका प्लाज्मोडेस्माटा जोड़ता है आपका, है ना? तो क्या हो गया आपका? तो आपका हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आपका हो गया है ना? चलिए अगला सवाल हमारा क्या है कि
एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड, जो आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम प्रणाली होती है उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है बताना है आपको। तो हमारा ऑप्शन ए है ईआर, ऑप्शन बी हमारे पास में लाइसोसोम्स, ऑप्शन सी हमारे पास में गोल्गी अपरेटस, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है ऑल ऑफ दिस एबव। तो क्या होता है इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन में डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी क्या है आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के हिस्से हैं आपके। तो क्या हो गया आपका, इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आपका हो गया है। आगे देखते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, सिंपल सा देखिए कि ऑर्गेनेल्स that divide intercellular space into two distinct compartment, luminal and extraluminal। कोशिकांग जो अंतरा कोशिकीय स्थान को दो अलग अलग भागों में विभाजित करता है, लुमिनल और अतिलुमिनल, तो उसे हम क्या बोलते हैं बताना ही है आपको। और ये कहाँ पर होता है आपका बताना है आपको। तो ये होता है आपका सेल के अंदर, और कौन करता है आपका, तो ये करता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन करता है ये काम, तो वो करता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये काम करता है आपका, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आपका हो गया है ना। चलिए अगला सवाल क्या हमारा, सवाल है हमारा कि राइबोसोम्स आर अटैच टू ऑल एक्सेप्ट, जब राइबोसोम्स होते हैं वो हर जगह से मतलब अटैच होते हैं सिवाय एक को छोड़कर। तो कौन है वो आपका, तो वो है आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स, उसके पास राइबोसोम्स नहीं होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन हमारा है अगला वाला कि ऑर्गेनेल्स दैट इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। तो आपको बताना है कि प्रोटीन संश्लेषण और स्राव में सक्रिय रूप से शामिल कौन सा कोशिकांग आपका होता है। तो कौन सा होता है आपका, तो वो होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका होता है ना। तो क्या हो गया आपका, इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया है ना। और आगे जो आपके क्वेश्चंस हैं आपके वो क्या हैं आपके बच्चा जी, तो वो हैं आपके होमवर्क, है ना। लगभग 20 to 30 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो आपको दिए गए होमवर्क, और जो किस पर बेस्ड हैं, तो वो बेस्ड हैं आपके एनसीईआरटी पर आपके बेस्ड है ना। और हो सके तो उसके आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अगर आप करेंगे तो क्या होगा आपके लिए इंपॉर्टेंट आपके होंगे, है ना। और अगर आपको मतलब चीजें अच्छी लगती हो तो टेलीग्राम हुआ आपका, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक, व्हाट्सअप एंड आपका एक्स, इन सभी पे मतलब हमारे चैनल बने हुए हैं, मतलब पेज बने हुए हैं, और जाकर ना फॉलो कीजिए, है ना। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ आपको वहीं मिलती हैं, यहाँ देखने को आपको नहीं मिलती हैं, ठीक है ना। चलिए, और बस लास्ट में एक बात आपके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो बच्चे 9th to 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं या 11th 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं, मतलब जो आपका होता है ना मतलब फर्स्ट ईयर एंड सेकंड वाला, तो उनके लिए एनसीईआरटी मस्ट है। तो कृपया करके आप एनसीईआरटी ही पढ़ें, फालतू के मैराथन में ना फंसें, क्योंकि मैराथन में जो सवाल करवाए जा रहे हैं वो मिस्ड टाइप के हैं, वो आपके लेवल के नहीं है, समझ रहे हैं ना आप। वो किस लेवल के हैं, तो वो हैं आपके जनरल पेपर के हिसाब से आपके हैं, कैसे हैं आपके, तो वो हैं आपके जनरल पेपर के हिसाब से हैं, है ना। और ये बात आप भी जानते हो कि आपके एग्जाम में जो आपका सब्जेक्ट आएगा, जो आपका सब्जेक्ट आएगा वो कैसा आएगा आपका, काफी डीप आएगा, है ना। तो इसके लिए आपको होनी चाहिए डीप नॉलेज होनी चाहिए आपको अपने सब्जेक्ट की, और उसके लिए आपको स्टेप पढ़नी पड़ेगी आपको क्या, एनसीईआरटी क्या है आपके लिए मस्ट है। एनसीईआरटी आपके लिए कैसी है, मस्ट है। और जो बच्चा एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहा है और ये उम्मीद कर रहा है कि मतलब जो सर मैराथन करवा रहे हैं या मतलब जो यूट्यूब पर मतलब जो क्लासेस आ रही हैं 3 घंटे की, 4 घंटे की, 5 घंटे, मतलब जो जितना उनका लिमिट है वो लिमिट क्रॉस कर रहे हैं अपनी, तो उसमें उनका फायदा है, आपका उसमें कुछ फायदा नहीं है, समझ रहे हैं। मैं मानता हूँ कुछ सवाल आपके फंस जाते हैं, परंतु वहां से आपका सिलेक्शन होना इतना आसान नहीं होगा ना। जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तब तक चीजें आपके लिए आसान नहीं होंगी, ठीक है ना। क्योंकि एट द अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो क्या होगा आपका, आप वहां पर क्या करेंगे आप, एनसीईआरटी ही आप पढ़ाएंगे जाकर, है ना। एनसीईआरटी ही जाकर आप वहां पर पढ़ाएंगे,
तो जो चीज़ आपको वहीं पढ़ानी है जाकर, तो क्या आप उसको पहले से पढ़ लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको डबल मेहनत करने से आपको बचना पड़ेगा, है ना। तो चलिए, बाकी तो आप सब लोग समझदार हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।